Hello, my dear future chartered accountants. Welcome back to the another revision video of Business Economics, Chapter 1, Nature and Scope of Business Economics. This chapter is important. No doubt आपने इस chapter को समझ लिया तो आपके लिए सारे economics easy है, but base के लिए ये chapter तो बहुत ही important है. अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज मेरे साथ इस नंबर पे कनेक्ट करके चलिए और आप मुझे मेल भी डाल सकते हो. इफ यू लाइक द लेक्चर यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो एज वेल एज यू कैन टेक्स्ट मी इन द number WhatsApp number. So first of all I would like to say here मेरे notes enough है, इसी को ही पढ़ के चलना, बार बार पढ़ना. आपके 80+ मार्क्स गारंटीड है इन इकोनॉमिक्स, सिर्फ इन्हीं को ही पढ़ने के साथ साथ. ठीक है, तो ओके फाइन. देखो दुनिया गोल है और दुनिया में पैसे की ही महत्वता है, मतलब पैसे की ही इंपॉर्टेंस है, राइट. अगर आपके पास कुछ भी पैसा आता है, यू वांट मोर मनी, यू वांट, योर फादर वांट्स मोर मनी, वो किसी भी, या मैं हूं तो मैं भी, आई ऑल्सो वांट द मोर मनी. एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स मोर एंड मोर. इमेजिन करो आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, और तुम्हारे पापा ने आपको 10,000 रुपए कैश दिए. तुम्हारा दिमाग एकदम रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगा और आप पहले से क्या सोचोगे, क्या मैं नए स्नीकर्स लूं, क्या मैं दोस्तों को पार्टी दूं, क्या मैं चुपचाप इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, और क्या मैं मूवी देख के आऊं, क्या मैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इतना पढ़ाई में नहीं दौड़ेगा जितना आपका पैसे मिलने के बाद दिमाग तुरंत से दौड़ेगा. तो तुम्हारी ख्वाहिशें यानी कि वांट्स बहुत ही इन्फिनाइट हैं, बहुत ज्यादा हैं, पर वो 10,000 जो आपको मिले वो तो लिमिटेड है. बस इसी चक्कर में इकोनॉमिक्स में दो बड़े पिलर्स हैं जिनको मैं डिफाइन करने वाली हूँ. सबसे पहले है तुम्हारे पास अनलिमिटेड वांट्स और दूसरा है तुम्हारे पास रिसोर्सेस विच आर स्कार. इसे हम बोलते हैं स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, ह्यूमन डिजायर्स बिल्कुल एकदम नेटफ्लिक्स की वॉच लिस्ट जैसी है, एक खत्म नहीं होती तब तक 3 नए सजेशंस आ जाते हैं. सो सिमिलरली आपको अगर एक चीज आपकी मिल जाती है, आप दोबारा से कोई और आपके दिमाग में अनदर थॉट आ जाता है कि अब मुझे ये लेना है. फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास साइकिल थी तो आपको इच्छा थी कि दूसरी बड़ी वाली साइकिल मिल जाए, फिर साइकिल से आप बाइक पे गए, बाइक से आपके पास कार आई, कार से नॉर्मल कार से आप, फिर आपने सोचा व्हाई नॉट BMW, व्हाई नॉट ऑडी, एंड देन फिर आप अपग्रेड करा, एंड देन लैम्बोर्गिनी. एंड उसके बाद भी सर्कल ये जो है वो चलता गया, लूप जो है वो चलता रहा. ठीक है, सो स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेस क्या है, उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल टाइम है, पैसा है, रॉ मटेरियल है, वो बहुत ही लिमिटेड है. रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें तो मनी लिमिटेड है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसीलिए पढ़ लो, है ना. अंबानी जी हैव द सेम टाइम 24 आवर्स, यू आल्सो हैव द सेम टाइम 24 आवर्स. जो बच्चे पास होते हैं उनके पास भी सेम आवर्स 24 आवर्स, तुम लोगों के पास भी सेम आवर्स 24 आवर्स. सो हर चीज क्या है, लिमिटेड है, अबंडेंस में नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है. हर चीज की क्या है, स्कार है. स्कार का मतलब होता है शॉर्टेज. ठीक है, क्योंकि शॉर्टेज है बट इनके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं. मनी के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, वाटर के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, उसके भी बहुत अल्टरनेटिव यूजेस हैं. परफेक्ट. ठीक है, सो स्कारसिटी हमारी लाइफ का सबसे बड़ा विलन है, समझ पा रहे हो, है ना. बट स्कारसिटी का मतलब कभी भी गरीबी नहीं होता है, कभी भी इसका मतलब होता है बस लिमिटेड चीजें में अवेलेबल है. अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना होते तो तुम्हारी क्रश तुम्हें कभी मना ही नहीं करती, राइट. अगर पेट्रोल फ्री होता और सीए का एग्जाम ही नहीं होता तो तो या फिर मतलब
अगर अगर चीजें बहुत अबंडेंस में होती है ना, तो तुम्हें उस चीज की कभी वैल्यू नहीं होता है। रियलिटी हर्ट करती है ऑब्वियसली। अगर अगर तुम्हारे पास सब चीजें अवेलेबल है, तो आप किसी चीज की वैल्यू ही नहीं करोगे। अगर आपके पास कम चीजें अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली आप उन सब चीजों की वैल्यू करोगे, राइट। तो अगर आपके पास सब कुछ होता, तो आप अंबानी होते। पर अंबानी जी के पास सब है, पर उनको फिर भी कुछ ना कुछ और चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड वंस। ओके, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का वर्ड आया कहाँ से है? तो ये तो बिल्कुल उसी के साथ रिलेटेड है कि वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी वांट विद द रिसोर्सेज, वी आर फॉर एवर फोर्स्ड टू मेक द चॉइसेस, क्योंकि हमारे पास चीजें बहुत लिमिटेड है। आपके पास 10,000 रुपए मिला, आपको चॉइस करना पड़ेगा मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, बिकॉज इट इज नॉट प्लेंटी, ये लिमिटेड है। ओके, तो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी हर किसी के साथ है, इवन फॉर द एवरी कंट्री, इवन फॉर द रिच पर्सन, इवन फॉर द पुअर पीपल, एवरीबडी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्कार्सिटी। सो इकोनॉमिक्स का वर्ड आया कहाँ से? तो ये इकोनॉमिक्स जो है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है, ओइको। ओइको का मतलब है हाउस, नोमिया इसका मतलब है मैनेजमेंट। ठीक है, एमजीटी लिख रही हूँ। इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो लिटरली इसका मतलब क्या, हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स सबसे पहले हमारे घर से शुरू होती है। हमारे पापा जो पैसे लेके आते हैं, मम्मी को देते हैं, एक्सपेंसेस अनलिमिटेड हैं, बट हम खर्चे बहुत ज्यादा हैं घर के, बट एक सैलरी, एक अमाउंट जो है वो क्या है, लिमिटेड रहती है, राइट। इसीलिए घर पे मम्मी को जो है किचन का बजट बनाना पड़ता है। तो जब भी हम माइक्रो लेवल पे छोड़ते हैं, छोटे लेवल पे सोचते हैं, घर के लेवल से सोचते हैं, उसे बोलते हैं ओइकोनोमिया। नाउ फिर धीरे धीरे स्मार्ट लोगों को समझ आया, बहुत स्मार्ट लोग, जैसे आप लोग स्मार्ट हो ना, वैसे ही बहुत से स्मार्ट लोगों को समझ आया कि बॉस, एक कंट्री एक कंट्री भी तो यू you नो know, ऐसी ही है। एक कंट्री भी तो एक बड़ा सा घर ही तो है। तो 19 सेंचुरी तक आते आते, टिल 19 सेंचुरी तक आते आते, ये किचन मैनेजमेंट से ऊपर उठकर पूरे देश का वेल्थ का मैनेजमेंट बन गया। तो पर जब पूरे देश का मैनेजमेंट बन गया, तो इसे बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पहले हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स था, फिर ये धीरे धीरे करके जब हमने वेल्थ का मैनेजमेंट पूरे देश को लेके समझा, तो उसे बोल दिया हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके, अब हमारे पास टॉप इकोनॉमिस्ट है। टॉप इकोनॉमिस्ट आप भी अगर डिफाइन बना दोगे कोई, तो आप भी इकोनॉमिस्ट में आ जाओगे। तो हमारे पास अभी फिलहाल ये 4 इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ के चलना है। 5वें भी हैं, यहाँ पे होंगे, जॉयल डीन, ठीक है। सो सबसे पहले है एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देन वी हैव जेबीसे, देन वी हैव एल्फ्रेड मार्शल, देन वी हैव लॉयनल रॉबिन्स। तो ये आईसीआई के मोस्ट फेवरेट पर्सन यानी कि मोस्ट फेवरेट इकोनॉमिस्ट है। ओके, सो 1776 में ना एडम स्मिथ जी ने एक बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू द नेशन ऑफ वेल्थ, इनटू द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, उनका व्यू था कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बस साइंस है, साइंस ऑफ वेल्थ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाना है, पैसे को कैसे खर्च करना है, और कैसे पैसे को हमें बढ़ाना है, बस यही है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जेबी से ने भी इसमें हाँ कर दी। उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स साइंस है जो कि वेल्थ के साथ डील करती है। बाकी लोगों ने अ, बोला कि तुम तो यार बड़े मतलबी हो, एडम स्मिथ एंड जेबी से। ठीक है, दिन रात बस पैसे की ही बात करते रहते हो, ह्यूमंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी नजर में, ह्यूमन वेलफेयर की तो तुम्हारी नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, इसको लोग डिसमल साइंस बोलना शुरू हो गए। कौन से बोलना शुरू हो गए? डिसमल डिसमल साइंस, यानी कि बुरा सब्जेक्ट कहने लग पड़े। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ पैसे के बारे में ही सोचते हो। अगर एक बंदे के पास 100 करोड़ है, बट उसके पास कोई फैमिली नहीं है, उसके पास मेंटल पीस नहीं है, क्या वो पैसा किसी चीज का काम का है? नहीं, है ना। तो इसीलिए एल्फ्रेड मार्शल जी आए। एल्फ्रेड मार्शल जी ने 1890 में उन्होंने एक थोड़ा इमोशंस में टच दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा कमाते हैं, पर वो अपने
अपने पेशेंट्स का ध्यान नहीं रखते, गुड केयर नहीं करते, तो क्या वो गुड डॉक्टर कहलाएंगे? द आंसर इज नो, राइट। सिमिलरली एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि ह्यूमन वेलफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा इंपॉर्टेंट है बट पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा एक जरिया है, एक सोर्स है, असली मकसद तो ह्यूमन वेलफेयर है, इंसान की भलाई करना है। उन्होंने बोला कि इंसान को ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की स्टडी करी। उन्होंने किसकी वेलफेयर की? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। वेलफेयर थोड़ा वर्ड लोगों को कंफ्यूजिंग लगा। अगर कोई बच्चा चुपचाप कोल्ड ड्रिंक की जगह बेयर पीता है तो उसको सेटिस्फेक्शन तो मिल रही है, पर क्या उससे उससे उसका वेलफेयर हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मार्शल साहब थोड़े फंस गए। उन्होंने बोला नहीं यार, ये तो सही नहीं है। इसके जगह पे आ गए लॉयनल रॉबिन्स, जो कि आईसीआई के फेवरेट इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। सो उन्होंने नो नॉनसेंस रियलिस्टिक डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड चॉइस डेफिनेशन, स्कार्सिटी एंड चॉइस डेफिनेशन दी, ठीक है। उन्होंने कब दी? 1932 में दी। तो आप प्लीज ये ईयर अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, 1776, 1890 एंड 1932। तो उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स है चॉइस अंडर द स्कार्सिटी। उन्होंने क्या बोला? चॉइस अंडर द स्कार्सिटी। रिसोर्सेस स्कार है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, बट उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं जिससे हमें चॉइस करनी पड़ती है। जैसे दूध से चाय भी बन सकती है, और मिठाई भी बन सकती है, और चीज भी, है ना। अब क्योंकि सब कुछ नहीं मिल सकता, इसीलिए हमें चूज करना पड़ेगा कि या तो चाय, या तो मिठाई, या तो चीज। तो मतलब दोनों तीनों में से दो चीजें भी कर सकते हैं, वन वन वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है ना। अगर कोई रिसोर्सेस कार है पर उसका सिर्फ एक ही यूज है, तो क्या वहां इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी? आई रिपीट, आपने कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज करके जरूर बताना है, ठीक है। इफ रिसोर्सेस क्या है? स्कार है, उसका वन ही यूज है, तो क्या इकोनॉमिक्स की वहां पे नीड है? मैं आपका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पे चेक करके चलूंगी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब सबसे बड़ी बात है, मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर की हैं, सेवरल फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक्स जो है हेल्प करती है एनालिटिकल अप्रोच में। एनालिटिकल अप्रोच वाई? बिकॉज हमें चॉइस करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है, चूज करना पड़ता है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव चीजें हैं उसमें से हमें चूज करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर कि सारी प्रॉब्लम्स हम टैकल करके चल रहे हैं, बट ये हेल्प करती है कि प्रॉब्लम को हम सही तरीके से समझें और उसका समाधान निकाल के चलें। ओके, सबसे पहली बात है माइक्रो और मैक्रो देखते हैं। माइक्रो कहां से आया? माइक्रो आया ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है माइक्रोस, यानी कि छोटा, छोटू सा, ठीक है। ग्रीक वर्ड का होता है मैक्रोज, यानी कि बड़ा। ओके, इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कि एक कंज्यूमर के बारे में जब मैं स्टडी करती हूँ, एक हाउस होल्ड के बारे में जब मैं स्टडी करती हूँ, एक कंपनी के बारे में स्टडी करती हूँ, एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में स्टडी करती हूँ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ यूनिट और हाउस होल्ड फॉर्म्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि ओवरऑल यूनिट्स, टोटल यूनिट, जब मैं इकोनॉमी को एज ए होल पढ़ के चलती हूँ, पूरी इकोनॉमी को देख के चलती हूँ, उसे बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, राइट। तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी। और पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी।
इनकम एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। इसमें हम एनालिटिकल अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है ये एक पूरी मार्केट से एक चीज को अलग करके एनालाइज करता है, दैट इज नोन एज एनालिटिकल अप्रोच। यहां पे हम एग्रीगेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, ये सबको एक साथ जोड़कर दिखाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम एग्रीगेटिव यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे हम एनालिटिकल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। सो एनालिटिकल इज ऑलवेज मतलब हम एक यूनिट के बारे में, एक को सेपरेट करके पूरी अलग से मार्केट से ही हम उस बंदे को अलग करके हम एनालाइज करके चल रहे हैं। ओके, क्लियर है, सिंपल। सो माइक्रो का मतलब है एक जंगल में अगर हम हैं, एक पेड़ की स्टडी कर रही हूँ, एक ट्री की स्टडी कर रही हूँ, दैट मीन्स इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे जंगल को एक साथ देखने की की कोशिश कर रही हूँ, पूरे जंगल में को एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं आग तो नहीं लगी, ठीक है, उसे बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है, इतना क्लियर है? ओके, डन। सो माइक्रो में हम यूजुअली ना प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस की बात करके चलते हैं, फैक्टर के प्राइस की बात करके चलते हैं, सेक्शन ऑफ पीपल की बात करके चलते हैं, इंडस्ट्री की लोकेशन देख के चलते हैं ना। व्हाट इज फैक्टर्स? तो हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड को के ऊपर क्या मिलता है? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ओके, सो जब भी हम इनके बारे में इंडिविजुअल बेसिस पे हम स्टडी करके चलेंगे, उसको बोलेंगे हम व्हाट, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं जनरल प्राइस लेवल, ओवरऑल मार्केट में कितना प्राइस लेवल सेट होना चाहिए, उसके बारे में जब मैं बात करती हूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना बच्चे, एमसीक्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग इज फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो का पार्ट है, जनरल प्राइस लेवल हमारा मैक्रो का पार्ट है। क्लियर है? अब हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज नोन एज अप्लाइड और द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जॉल डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। अब तुम सोचोगे मैम, ये जो मोटी मोटी किताबें बातें करती हैं, ये रियल बिजनेस में ऐसा काम आती है? कहने का मतलब क्या, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी इकोनॉमिक्स की बुक, फाउंडेशन की, है ना, क्या वो रियल बिजनेस में काम आती है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक है तो ये काम आती है। इसी को, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम अप्लाइड या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अच्छा, तो मैम ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही नाम है? बिल्कुल यस बेटा, ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही नाम है। परफेक्ट, ठीक है। पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत बार हम एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ते हैं, और हम एज्यूम करते हैं कि दुनिया बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, सब कुछ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है, आगे भी हम करेंगे, सेटरस पेरिबस। हम क्या मान के चलते हैं? प्योर इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बहुत बार हम एब्स्ट्रैक्ट और प्योरली थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सी चीजें दुनिया में परफेक्ट है, सेटरस पेरिबस है, कांस्टेंट ही रहेंगी। पर रियल बिजनेस में डेली कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है, कुछ ना कुछ अलग चलता रहता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो मेन चीजें होती हैं वो प्रेगमेटिक रहता है। मतलब अभी चलो रुको, अभी बताती हूँ। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? जब भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एनालाइज करने के लिए, बिजनेस पॉलिसीज बनाने के लिए, ठीक है, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, उसके लिए हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, दैट इज नोन एज अप्लाइड और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजुअली डील्स विद कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स,
पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 चीजें हम पढ़ते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स को कंपैरेटिव बेसिस पे स्टडी करते हैं, हम पार्शियल इक्विलिब्रियम पे होते हैं, एंड वी हैव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नाउ सब प्योर माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बोला कि हम बहुत बार क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट एंड यस, absolute and microeconomics is absolute and pure theoretical। absolute and बहुत प्योर थ्योरेटिकल। प्रेगमेटिक का मतलब होता है, प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रेगमेटिक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच। ये किताबी बातों से ऊपर उठकर जमीन पर आकर बात करता है। अच्छा, ये नहीं पूछता कि परफेक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, ये पूछता है कि भाई सामने वाला कॉम्पिटिटर डिस्काउंट दे रहा है या नहीं। अगर दे रहा है तो हमें अपना प्राइस कितना कम करना चाहिए, या हमें अपना प्राइस कम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम प्रैक्टिकल चीजें सोच के चलते हैं, ठीक है, और प्रेगमेटिक रियलिस्टिक अप्रोच हम बना के चलते हैं कि सब सामने वाला बंदा क्या हमें दे के चल रहा है। सेकंड है नॉर्मेटिव इन द नेचर। चलो अभी बाद में पढ़ते हैं। ये मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योर थ्योरेटिकल है, ठीक है। दूसरा है प्रेगमेटिक के साथ इंटरडिसिप्लिनरी। क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, देखो ये अकेला इकोनॉमिक्स जो है वो काम नहीं करता है, इसके साथ हम स्टैट्स, इसके साथ हम इकोनॉमिक्स, इसके साथ हम अकाउंटिंग, मैनेजमेंट सबकी स्टडी करके चलते हैं। सारे के सारे टूल्स को, स्टैट्स के टूल्स को, सारे सारे मैथ्स के टूल्स को, मैनेजमेंट के टूल्स को, सबको हम कंबाइन यूज करके चलते हैं एंड हम एक डिसीजन बनाकर चलते हैं। प्योर इकोनॉमिक्स बस बताता है कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजर को गाइड करता है कि टारगेट हिट करने के लिए क्या करना चाहिए। सो नॉर्मेटिव इन नेचर का मतलब क्या है, बेसिकली हमें एक्चुअल में टारगेट को हिट करने के लिए क्या करना चाहिए, हम उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाकर चलते हैं, ठीक है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस का नेचर समझते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ डील करके चलते हैं, सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ के चलते हैं। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड होता है, और कुछ एलिमेंट्स इसके मैक्रो के भी होते हैं। ये आर्ट है, जैसे जैसे हम अप्लाई करते रहते हैं वैसे वैसे हमें सूझबूझ और मिलती जाती है, हम बेटर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेके चलता है। नॉर्मेटिव है, जिसमें हम वेलफेयर को इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं। प्योर इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि क्या चल रहा है, ठीक है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजर को गाइड करता है कि टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट को हिट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या अचीव करना पड़ेगा। Now there comes a very two important topics, positive economics and the normative economics. Now what is positive economics and normative economics? Let me tell you one thing. इंडिया में बहुत गरीबी है, ये फैक्ट है। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ये फैक्ट है। इंडिया की गरीबी कम होनी चाहिए, है ना, ये आपका थॉट प्रोसेस कहता है। आप एक सुजेशन देके चल रहे हो। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होनी चाहिए, ये आप एक सजेशन देके चल रहे हो, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, एक्चुअल में करंट सिचुएशन को बताता है, एनालाइज करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो क्या है, ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रहता है, बता के चलता है कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में है, क्या नहीं है, रियलिटी चेक देता है पॉजिटिव इकोनॉमिक। नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि ये मेडिसिन फॉलो करो, देखो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो एक प्रिस्क्रिप्टिव होता है। सिमिलरली व्हाट शुड बी डन फॉर द वेलफेयर इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। तो वो क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलकर चलता है।
राइट। सो एग्जामिनर्स का बेसिकली ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है पूछने का इस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5.5% है, अभी है, हाँ है। इसको हम डेटा पे निकाल कर चेक कर सकते हैं। अगर हम चेक कर सकते हैं मतलब ये फैक्ट है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और नॉर्मेटिव अकाउंट्स बताता है कि व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट ओट टू बी, या व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ये प्योरली ओपिनियन बेस्ड होता है। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है ये किसके बेसिस होता है, ओपिनियन बेस्ड होता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ रोज 10 घंटे पढ़ने से आपका सीए फाउंडेशन क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि एक्चुअल में ऐसा ये फैक्ट है। नॉर्मेटिव क्या है, बट मैं बोलूँ यार तुम 12 घंटे पढ़ोगे, मतलब मैं ज्ञान आपको देना शुरू करो कि ऐसे करो वैसे करो, समझ आया, ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मेटिव है। ठीक है। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट अनदर टॉपिक एंड द यूनिट 1 विल बी एंडिंग ओवर हेयर। So scope of business economics. Now, what is the scope of economics? Microeconomics is applied to operational and internal issues. Solid using microeconomics arise within the organization or are within the control. Macroeconomics applied to environmental and external factors. Solid uses the macroeconomics not within the control of management. Thus, organization should fine tune to its policies accordingly. देखो, इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज, यानी कि ये क्या है, माइक्रो ड्रिवन है। बिल्कुल, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनी के अंदर होती हैं। इंटरनल है ना, तो मतलब ये क्या होंगी, विद इन द कंपनी होंगी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होंगी। ठीक है, अंदर होती हैं। सबसे मजे की बात पता क्या है, ये मैनेजमेंट के क्योंकि इंटरनल है तो ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में होगी। तुम अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके उसे फिक्स कर सकते हो, उसे ठीक कर सकते हो। अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी सेल्स कितनी होगी, उसका आप आइडिया लगाते हो, तो डिमांड एनालिसिस करते हो। तुम कॉस्ट एनालिसिस करते हो, कहीं रॉ मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा, पर यूनिट कॉस्ट को हम कैसे कम करें, दैट इज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। प्राइसिंग पॉलिसीज, अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो मैं क्या रखूं, ठीक है, ताकि कस्टमर टिका रहे, भागे भी ना। ठीक है, ये सब चीजें तुम किसके अंदर पढ़ते हो, माइक्रो के अंदर। रिसोर्स एलोकेशन, न्यू मशीन मेरे को परचेज करनी चाहिए या ओल्ड वाले से ही काम कर चलाएं। ठीक है, ये सब क्या है, इंटरनल। तो अप्लाई टू ऑपरेशनल एंड इंटरनल इश्यूज, सॉल्व यूजेस द माइक्रो इकोनॉमिक अराइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्रोल। नाउ कम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये क्या है, मैक्रो ड्रिवन। ये क्या है, मैक्रो ड्रिवन। ये वो तूफान है कंपनी का, ये वो आंधी है जो कंपनी के बाहर चल रही है। ठीक है, मतलब कंपनी के इनसाइड नहीं है, इट इज आउटसाइड। इन पर कोई भी, क्योंकि आउटसाइड है तो तुम्हारा कोई कंट्रोल इन पर नहीं होता। तुम इन्हें रोक नहीं सकते हो, तुम इन्हें रोक मतलब कंट्रोल नहीं है तो फिर रोकोगे कैसे, है ना। बस इनके हिसाब से तुम खुद को बदल सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, इसको अडेप्ट कर सकते हो। परफेक्ट, ठीक है। सो जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी किसके रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड, इनकम टैक्स के रिलेटेड, कोई भी और तरीके के, कोई भी न्यू टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली। तुम इनको बदल नहीं सकते हो, तुम सिर्फ इसे अडेप्ट कर सकते हो। सेकंड, इकोनॉमिक साइकिल्स। तुम्हें नहीं पता मार्केट में कब बूम पीरियड है,
कब बूम पीरियड आएगा, कब रिसेशन पीरियड आ जाएगा, कब मंदी आ जाएगी, है ना? तो तुम इसे रोक नहीं सकते, बस तुम अडेप्ट कर सकते हो, तुम उसका रिएक्शन दे सकते हो। थर्ड इज मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो बैंक से जो लोन है वो महंगे रेट पे मिलेगा। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है ना? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट तुम इसे रोक नहीं सकते हो। फोर्थ इज सोशल एनवायरनमेंट। लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस ही बदल गया, तो ये तुम्हारे हक में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है? ये इट इज आउटसाइड, तो विच इज आउटसाइड नॉट विद इन द योर कंट्रोल, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको स्कोप पता लगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का, दोनों में, माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो मतलब विद इन एंड मैक्रो मतलब आउटसाइड। ये एग्जांपल्स मैंने लिख के दी हैं आपको, डिमांड एनालिसिस, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, प्राइसिंग पॉलिसी, तो इसको ध्यान रख के चलना। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी मैंने आपको एग्जांपल्स लिख के दी है, ठीक है? देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स सिर्फ तुम्हारे सिलेबस का, यू नो, तुम्हारे एग्जाम्स का पार्ट नहीं है। ये वो कड़ी है जिससे तुम ऑब्वियसली बिजनेस को समझ के चलते हो, ठीक है? तुम्हारा जो सपना है सीए बनने का, मैजिकल लेटर्स अपने आगे, नाम के आगे लगवाने का, सीए, है ना? उसके लिए तुम्हें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम और तुम्हारा फोकस मांग के चलता है। तुम्हारी वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको फुलफिल जो करेगा वो यही कोर्स करके चलेगा, ठीक है? और इसीलिए तुम अगर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप को जितना भी लिमिटेड टाइम तुम्हारे पास है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। एग्जाम्स के दिन बहुत ही लिमिटेड है, अच्छे से यूटिलाइज करके चलो, प्रेगमेटिक बनो, अपने दिन का शेड्यूल ऐसे मैनेज करो कि तुम एक टॉप सीईओ हो, अपने सीईओ हो, ठीक है? अब जो अपनी कंपनी चलाता है वो हो, तो अपने आप को चलाओ, अपने आप को इस तरीके से हार्ड एंड रफली अपने आप को ट्रेन करके चलो कि इस बार मुझे क्लियर करना ही करना है। क्लियर? गॉट इट? अभी आप इस यूनिट को रिवाइज करके चलिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम यूनिट 2 को फिनिश करके चलते हैं। Perfect. Thank you so much. Goodbye, my dear future CAs.